जय हिंद साथियों, जनरल साइंस टेस्ट सीरीज की एक और कड़ी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों टॉप 10 इम्पोर्टेंट जनरल साइंस के क्वेश्चनों की। दोस्तों, मेरा नाम है रवि मीणा, आपका हमारे यूट्यूब चैनल लॉजिक साइंस एकेडमी पर तहे दिल से स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है 16 सितंबर, ऑप्शन नंबर बी है 12 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी है 28 फरवरी, ऑप्शन नंबर डी है 8 मार्च। दोस्तों, आपका जो राइट आंसर है वो है 16 सितंबर। तो दोस्तों, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस मनाया जाता है मेरे भाइयों 16 सितंबर को। दोस्तों, ये क्वेश्चन आया था CPO 2019 में। CPO 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। अब दोस्तों, इनके ऑप्शन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। 12 जनवरी, 12 जनवरी की बात करूं दोस्तों, तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है दोस्तों 12 जनवरी को। किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है दोस्तों? स्वामी विवेकानंद जी के। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। 12 जनवरी क्लियर हुई। अब बात कर लेते हैं दोस्तों 28 फरवरी की। 28 फरवरी की बात करूं दोस्तों, तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसकी याद में मनाया जाता है दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस? दोस्तों, 1928 की बात है। एक वैज्ञानिक था भौतिक शास्त्र का, CV रमन। दोस्तों, इस CV रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी दोस्तों 1928 में। और दोस्तों, इसी की याद में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों 8 मार्च की। 8 मार्च बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। बात क्लियर हुई। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? O3 होता है। बात क्लियर है। ओजोन क्या है? तो दोस्तों, अगर ओजोन के बारे में कहे तो एक वायुमंडलीय गैस का एक गोला है दोस्तों, एक परत है। वायुमंडलीय गैस की एक परत है दोस्तों। हम इसे पृथ्वी का कवच भी कह सकते हैं कि भाई पृथ्वी का कवच है ओजोन। दोस्तों, ओजोन छिद्र की जो खोज की थी वो की थी जोसेफ फोरमैन नामक वैज्ञानिक ने 1985 में की थी दोस्तों। आपको एक बात और बता दूं दोस्तों, जो ओजोन छिद्र है दोस्तों, ये अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर ओजोन छिद्र की खोज हुई थी। दोस्तों, ओजोन छिद्र है जैसे कि हमारी पृथ्वी है। इस पृथ्वी से 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर समताप मंडल में एक परत पाई जाती है दोस्तों। और ये परत कौन सी है? ये परत है ओजोन। दोस्तों, यह ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को आने से रोकती है। दोस्तों, ये हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें हैं, ये मानव शरीर में त्वचा से संबंधित कैंसर और आंखों से संबंधित बीमारियां और भी शरीर में अन्य बीमारियों का निर्माण करती है। इसलिए दोस्तों, इसे पृथ्वी का रक्षा कवच भी कहा जाता है। बात क्लियर है दोस्तों। ये जो ओजोन परत है, ये AC से, जो हमारे AC फ्रिज होते हैं घर में, जो AC फ्रिज होते हैं, रेफ्रिजरेटर है ना, इनसे निकलती है एक गैस। कौन सी? क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलती है दोस्तों। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस होती है, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है, ओजोन परत को तोड़ने में सहायक होती है। इसलिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि ओजोन जो परत होती है दोस्तों, इस ओजोन परत को बचाने के लिए हमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का उपयोग बहुत कम करना चाहिए। बात क्लियर है दोस्तों। एक प्रोटोकॉल हुआ था 16 सितंबर 1987 को
एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। क्या हुआ था दोस्तों? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। दोस्तों इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में 33 देशों ने भाग लिया था और दोस्तों इन 33 देशों के बीच में संधि हुई थी और इन 33 देशों के बीच में यह निर्णय लिया गया कि हमें ओजोन परत को बचानी है, जिससे हमारे मानव समाज का पृथ्वी पर अच्छे से जीवन यापन हो सके। क्योंकि दोस्तों जो ओजोन परत है ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को बचाती थी। इसी कारण दोस्तों 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ओजोन दिवस के बारे में, ओजोन के बारे में और दोस्तों इनके महत्वपूर्ण जो भी मैंने दिवस बताए इन सभी के बारे में आपको अच्छे से जानकारी उपलब्ध हो गई होगी। और दोस्तों ये सभी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। दोस्तों अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों हमारा, उपास्थि किस प्रोटीन की बनी होती है? ऑप्शन नंबर ए है ओसिन प्रोटीन की, ऑप्शन नंबर बी है कॉन्ड्रिन प्रोटीन की, ऑप्शन नंबर सी है दोनों की, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है कॉन्ड्रिन प्रोटीन। दोस्तों जो उपास्थि है, सबसे पहले बात आती है कि उपास्थि होती क्या है। तो दोस्तों उपास्थि हमारे शरीर में जो हड्डियों के बीच में जो किनारों पर जो लचीली परत लगी हुई रहती है दोस्तों, इस लचीली परत को क्या कहा जाता है? उपास्थि कहा जाता है। दोस्तों उपास्थि जिस प्रोटीन की बनी होती है उस प्रोटीन को कहा जाता है कॉन्ड्रिन। बात क्लियर है? अगली बात यह है, उपास्थि का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है दोस्तों उसे कॉन्ड्रोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? कॉन्ड्रोलॉजी कहा जाता है। बात क्लियर है? अब बात कर लेते हैं दोस्तों अस्थि, उपास्थि। दोस्तों आपने सुना होगा जो हमारी हड्डी होती है इसके अध्ययन को कहा जाता है ऑस्टियोलॉजी। हड्डी के अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों? ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है अस्थि के अध्ययन को। और दोस्तों अस्थि जिस प्रोटीन की बनी होती है उसका नाम है ओसिन प्रोटीन। दोस्तों हमारी अस्थि और उपास्थि कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर के बनी होती है। कैल्शियम और फास्फोरस दोनों से मिलकर के बनी होती है। बात क्लियर हो गई दोस्तों? अब चलता हूं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा दोस्तों, पेशी का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए मायोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी क्रेनियोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी कॉन्ड्रोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी ऑस्टियोलॉजी। दोस्तों पेशी का जो अध्ययन है वो कहलाता है मायोलॉजी। क्या कहलाता है दोस्तों? मायोलॉजी कहलाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया दोस्तों? मायोलॉजी। अब बात कर लेते हैं इनके ऑप्शन की। दोस्तों क्रेनियोलॉजी, दोस्तों विज्ञान की जिस शाखा में खोपड़ी का अध्ययन किया जाता है उसे कहा जाता है क्रेनियोलॉजी। और दोस्तों विज्ञान की जिस शाखा में उपास्थि का अध्ययन किया जाता है उसे कहा जाता है दोस्तों कॉन्ड्रियोलॉजी। और दोस्तों विज्ञान की जिस शाखा में अस्थि हड्डी का अध्ययन किया जाता है दोस्तों उसे कहा जाता है ऑस्टियोलॉजी। बात क्लियर है? अब बात कर लेता हूं दोस्तों पेशी होती क्या है। ये हमारी पेशी है। अब पेशी होती क्या है दोस्तों? होता क्या है, जो हमारी अस्थि होती है इन अस्थियों के साथ में पेशियां जुड़ करके उन हड्डियों को, हमारे शरीर को गति प्रदान करने का कार्य कौन करती है दोस्तों? हमारी पेशी करती है। बात क्लियर है? अब चलता हूं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, स्तनधारियों के हृदय में कक्षों की संख्या होती है। स्तनधारियों के हृदय में कक्षों की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर डी 1। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो स्तनधारियों के जो हृदय होते हैं उनमें जो कक्षों की संख्या होती है दोस्तों वो होती है 4। कितनी होती है मेरे भाई? 4 होती है। स्तनधारियों के अलावा और कौन है जिनके हृदय के कक्षों की संख्या 4 होती है? दोस्तों ए बीज वर्ग में आते हैं पक्षी। किस वर्ग में आते हैं? ए बीज वर्ग में आते हैं। तो पक्षियों के हृदय की जो कक्षों की संख्या है दोस्तों वो भी कितनी होती है? 4 होती है। उसके अलावा बात कर लेते हैं दोस्तों सरीसृप। दोस्तों जो रैंकर चलते हैं जैसे कि सांप हो गए, छिपकली हो गई, वो सब सरीसृप में आते हैं, ठीक है। और इसके अलावा उभयचर की बात कर लेते हैं तो दोस्तों उभयचर में आते हैं मेंढक वगैरह। तो सरीसृप और मेंढक दोस्तों दोनों के हृदय में जो कक्षों की संख्या होती है दोस्तों वो होती है 3। वो कितनी होती है मेरे भाई? वो होती है 3। वो कितनी होती है? 3 होती है दोस्तों। इसके अलावा बात कर लेते हैं मत्स्य यानी मछलियाँ। मछलियों के हृदय में कक्षों की जो संख्या होती है दोस्तों वो होती है 2।
मछली के हृदय में जो कक्षों की संख्या होती है दोस्तों वो होती है 2। यह आती है दोस्तों मत्स्य वर्ग में। बात क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। स्तनधारियों के हृदय में जो कक्षों की संख्या होती है दोस्तों वो कितनी होती है? 4 होती है। अब चलता हूं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, आरबीसी का कब्रिस्तान। ऑप्शन नंबर ए है पलिया, ऑप्शन नंबर बी है कुपर कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर सी है दोनों, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। निम्न में से आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? यह हमारा क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर पलिया को कहा जाता है, कुपर कोशिकाओं को कहा जाता है, या फिर दोनों को कहा जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको मैं बता दूं दोस्तों, सबसे पहले मैं ब्लड के बारे में जानकारी देता हूं दोस्तों आपको कि होता क्या है। जो हमारा ब्लड होता है दोस्तों, इस ब्लड को 2 पार्टों में विभक्त किया हुआ है। एक होता है दोस्तों द्रव पार्ट, ये ब्लड का 55% होता है, और एक होता है दोस्तों ठोस पार्ट। ठोस पार्ट होता है मेरे भाई 45%। जो द्रव पार्ट है दोस्तों वो तो आता है प्लाज्मा, आपने देखा होगा ब्लड में नाम सुना होगा प्लाज्मा का। और दोस्तों जो ठोस पार्ट होता है इसमें आती है रक्त कणिकाएं। इसमें क्या आती है? रक्त कणिकाएं आती है मेरे भाई। दोस्तों जो प्लाज्मा होता है इसका रंग हल्का पीला होता है। पीएच की बात की जाए दोस्तों तो पीएच मान इसका क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है। रक्त कणिकाओं की बात की जाए तो रक्त कणिकाएं दोस्तों 3 प्रकार की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और दोस्तों प्लेटलेट्स। आरबीसी होती है दोस्तों लाल रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी सफेद रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स होती है दोस्तों बिंबाणु। बात क्लियर है? तो दोस्तों अब मैंने क्वेश्चन पूछा था कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए था पलिया, ऑप्शन नंबर बी था कुपर कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर सी था दोनों, ऑप्शन नंबर था डी इनमें से कोई नहीं। कहने का मतलब दोस्तों जब आदमी मर जाता है तो उसे हम शमशान घाट में ले जाते हैं, तो अब मनुष्य का कब्रिस्तान शमशान घाट को कहा जाता है। उसी तरीके से दोस्तों, उसी तरीके से आरबीसी का पता है आपको। आरबीसी का जो जीवन काल होता है दोस्तों वो कितना होता है? वो होता है 120 दिन। कितना होता है? 120 दिन। दोस्तों आरबीसी 120 दिन में मर जाती है और दोबारा निर्माण होता है आरबीसी का। तो दोस्तों मरने के बाद में यह आरबीसी कहाँ चली जाती हैं? तो मैं आपको बता दूं, आमाशय के पास में एक संरचना होती है जिसे पिलिया कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? पिलिया तिल्लिया स्प्लेम कहा जाता है। ये क्या करती है? मरी हुई आरबीसी होती है दोस्तों, इस आरबीसी का भक्षण करती है। इस आरबीसी का भक्षण करती है, इस आरबीसी को कहा जाती है। लगभग दोस्तों 99% जो भक्षण करती है दोस्तों वो पलिया करता है, और लगभग दोस्तों 1% जो आरबीसी का भक्षण करता है वो करता है कुपर कोशिकाएं। वो कौन करती है? कुपर कोशिकाएं। तो दोस्तों अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। तो मेरे भाई आरबीसी का जो कब्रिस्तान है वो पलिया को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों 99% लगभग 99% आरबीसी का जो भक्षण करती है दोस्तों वो पलिया करता है, इसलिए इसे पलिया को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। बात क्लियर है? अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, टंगस्टन का गलनांक होता है। जो हमारा टंगस्टन है दोस्तों इसका गलनांक कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए है 3600 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर बी है 3800 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर सी है 2700 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर डी है 4000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो टंगस्टन का जो गलनांक होता है वो होता है 3600 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 3600 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दोस्तों जो टंगस्टन धातु होती है, इस टंगस्टन धातु का जो उपयोग किया जाता है दोस्तों, जो हमारा बल्ब होता है, इस बल्ब का तंतु या फिलामेंट बनाने में इस टंगस्टन धातु का उपयोग किया जाता है। दोस्तों जो हमारा बल्ब होता है, इस बल्ब का जो बल्ब होता है, इस बल्ब का तंतु या फिलामेंट बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है दोस्तों? टंगस्टन धातु का उपयोग किया जाता है। टंगस्टन धातु का जो गलनांक होता है दोस्तों वो कितना होता है? वो होता है मेरे भाई 3600 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है मेरे भाई? 3600 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इन बातों को भी आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ ली जाती है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है, सर्वाधिक समस्थानिक पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, सर्वाधिक समस्थानिक पाए जाते हैं। हमारे ऑप्शन देख लीजिए जो कि आगे हैं। ऑप्शन नंबर ए है पोलोनियम,
ऑप्शन नंबर बी है हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी है एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं जो सर्वाधिक समस्थानिक पाए जाते हैं दोस्तों वो पाए जाते हैं पोलोनियम के, और लगभग दोस्तों कितने पाए जाते हैं मेरे भाई 29 समस्थानिक पाए जाते हैं पोलोनियम के, जो कि पूरी आवर्त सारणी में सर्वाधिक है। बात क्लियर है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से केरोसिन में रखे जाने वाला तत्व है। ऑप्शन नंबर है सोडियम, ऑप्शन नंबर बी सीजियम, ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं केरोसिन में रखे जाने वाले जो तत्व है दोस्तों वो सोडियम भी है, सीजियम भी है और पोटेशियम भी है। इसलिए दोस्तों हमारा जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। वो कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, उपरोक्त सभी हो जाएगा। दोस्तों सोडियम की बात की जाए तो सोडियम चाकू से काट जा सकती है, बहुत ही नरम होती है। चाकू से काटी जा सकती है। तो मेरा क्वेश्चन था निम्न में से केरोसिन में रखे जाने वाला तत्व कौन सा है। सोडियम है दोस्तों, सीजियम है और पोटेशियम है। तीनों ही धातु दोस्तों, तीनों ही जो तत्व है दोस्तों वो सभी उपरोक्त, वो सभी केरोसिन में डुबो कर रखे जाने वाले तत्व है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर है टार्ट्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी ऑक्जेलिक अम्ल। तो दोस्तों जो इमली होती है मेरे भाई, इस इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है मेरे भाई, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगर सिट्रिक अम्ल की बात की जाए दोस्तों तो सिट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल की बात की जाए दोस्तों तो लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल की बात की जाए दोस्तों तो ऑक्जेलिक जो अम्ल है वो टमाटर में पाया जाता है। बात क्लियर है। तो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, क्षार का पीएच मान होता है। दोस्तों जो क्षार होते हैं, जो क्षार का जो विलयन होता है उसका पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए 7, ऑप्शन नंबर बी 7 से कम, ऑप्शन नंबर सी 7 से अधिक, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जो क्षार होता है, इस क्षार का जो पीएच मान होता है दोस्तों वो 7 से अधिक होता है। दोस्तों एक सोरेंस नामक एक वैज्ञानिक था, इस सोरेंस ने पीएच स्केल की खोज की थी। एक पीएच स्केल होता है दोस्तों जिस पर अम्ल, क्षार और उदासीन लवण का पता लगाया जाता है। दोस्तों इस पीएच स्केल की खोज किसने की थी, सोरेंस नामक वैज्ञानिक ने की थी। पीएच स्केल होता है दोस्तों कुछ इस तरीके से होता है जिसपे 1 से लेकर के 14 तक अंक लगे होते हैं। दोस्तों जो 7 होता है, इस 7 पर तो उदासीन होता है। अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 है तो वह उदासीन कहलाएगा। 7 से कम है दोस्तों तो अम्ल होगा, और 7 से अधिक है दोस्तों तो वह क्षार होगा। और 7 से इस तरफ जाने पर तो अम्लीयता बढ़ती है दोस्तों, और 7 से इस तरफ जाने पर क्षारीयता बढ़ती है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो क्षार होता है उसका पीएच मान कितना होता है, 7 से अधिक होता है। 7 होता है दोस्तों उदासीन, और 7 से कम होने पर दोस्तों क्या होता है, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। दोस्तों ऐसे ही और रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, आप वीडियो को लाइक कर सकते हो अगर आपको पसंद है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।